प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस की नोटिफिकेशन हो चुकी है। हालांकि अभी तक उसका फिजिकल एग्जाम शुरू नहीं हुआ है, शायद जल्दी ही शुरू हो जाए। आज हम लोग एक कोशिश करने जा रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर्स में जो पुलिस के एग्जाम हुए हैं, जो एग्जाम कंडक्ट किए गए हैं, उनके मैथमेटिक्स वाले पार्ट को सॉल्व किया जाए। यानी आपको ये सिखाया जाए कि उन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व करना था, लॉजिक के साथ कैसे सॉल्व करना। तो बच्चों, उसकी शुरुआत जो है, मैं एचपी पुलिस का जो 2022 में जो एग्जाम हुआ था, उसके कुछ मैथ्स के क्वेश्चन, जो मैथ्स की सीरीज थी उसमें आई थी, आज उन्हें जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व करना है ये आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे और घर में उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए देखते हैं उस सीरीज का पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था, उसको कैसे सॉल्व करना है और उसकी लैंग्वेज क्या थी। बेटा, यहां पे आपको क्वेश्चन दिया गया था, ध्यान से देखिए, मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगा। क्वेश्चन आपको दिया गया था कि हाउ मेनी टाइम्स डिजिट 6 अपीयर्स फ्रॉम द नंबर्स 400 to 900। यानी अगर हिंदी में लैंग्वेज कहें, हिंदी में जो लिखा गया था वो ये था कि 400 से लेकर 900 तक की संख्याओं में ये जो इंटीजर, ये जो पूर्णांक लिखे गए हैं, ये देखिए, यहां पर बड़ा ज्यादा बेस तो आपको बताना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि इन क्वेश्चंस को करना है, वो जो इसके बेसिक की चीजें होंगी वो तब जब आप बेसिक से जैसे मेरे लेक्चर देखते जाएंगे, तो उसमें एडवांस मैथ में मैं शुरुआत से आपको बताता हूं कि पूर्णांक क्या है या पूर्ण संख्या क्या है, रैशनल क्या है, परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है। तो फिलहाल तो आप धीरे धीरे देखिए, यहां भी कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा थोड़ा बता। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 400 से 900 तक की गिनती में, यानी मान लीजिए कि अगर आपके पास एक बुक है और उस बुक में 400 से 900 तक के पेज को गिनना है, काउंट करना है, तो आपको यह बताना है कि 400 से लेकर 900 तक की गिनती में ये जो डिजिट, ये जो अंक 6 है, ये जो 6 वाला अंक है, ये जो 6 वाला अंक है, ये हाउ मेनी टाइम्स, ये कितनी बार आया होगा। फ्रॉम 400 to 900, ये जो 6 है, ये जो 6 नाम का डिजिट है, ये जो अंक है, ये कितनी बार अपेयर हुआ होगा। और यहां पर बच्चों कुछ एक ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, 201, 150, 170 और 200। हालांकि आप जानते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर रहा होगा वो 100% 200 था, लेकिन कैसे? तो आइए देखते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, हमें निकालना यह है कि 400 to 900, यानी 400 से 900, 400 से 900। देखिए, अगर इस क्वेश्चन को बेस से करना होगा तो पूरी पूरी आपको काउंटिंग लिखनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है किसी भी एग्जाम में। तो आपको पैटर्न को समझना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि पैटर्न कैसे बनता है। सबसे पहले आप ये जानिए कि 1 से, मेरे बेटा, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक 6 कितनी बार आएगा, कितनी बार। देखिए, एग्जाम में ये सब आपने नहीं लिखना है, तो आपको मैं समझाने के लिए, आपको समझाना है तो मैं सब लिख रहा हूं, अदरवाइज इसकी जरूरत है नहीं। नोट ये कीजिए कि 1 से लेकर फ्रॉम 1 to 100 हाउ मेनी टाइम्स द डिजिट 6 अपीयर। पहले 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक, मुझे ध्यान रखना, 1 से लेकर 100 तक, फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक, ये जो 6 नाम का डिजिट है, इट विल अपीयर 20 टाइम्स। मेरे बेटा, ये 20 बार आएगा, 20 बार आएगा, ये 20 बार आएगा। 1 से लेकर 100 तक, ये जो 6 डिजिट है, जो 6 अंक है, ये 20 बार आएगा 1 से लेकर 100 तक। आप कहेंगे जी कैसे? ध्यान दीजिए, देखिए, 1 से 100 तक की जब आप गिनती लिखेंगे तो सबसे पहले 6 कहां पैर होगा बेटा? 6 में, 06। फिर बच्चे होगा 16 में, 16। फिर होगा मेरे बेटा 26 में, फिर होगा 36 में, फिर होगा बच्चों 46 में, 56 में, 66 में, 76 में, 86 में और 96 में। हाँ क्या ना?
1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक ये 6 वाला अंक कितनी बार आएगा मेरे बेटा? पहले 6 में आएगा, फिर 16 में आएगा, फिर 26 में आएगा, 36 में आएगा, 46 में आएगा, 56 में आएगा, 66 में आएगा, 76 में आएगा, 86 में आएगा और 96 में आएगा। आप कह रहे हैं जी काउंट करके दिखाइए, काउंट करिए मेरे बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आप कहें जी 1 से लेकर 100 तक तो आपने गिनती जो लिखी है, और आप कह रहे हैं कि 1 से लेकर 100 तक ये 20 बार आएगा, 20 बार आएगा, लेकिन यहां तो ये 10 बार आ रहा है, यहां तो ये 10 बार आ रहा है। तो बच्चे आपने एक लाइन को ध्यान से नहीं देखा, यहां एक 66 वाली लाइन भी बनी हुई है, ध्यान दीजिए, ये एक 66 वाली लाइन भी बनी, यानी जो 66 वाली लाइन है इसमें देखिए यूनिट डिजिट बदलेंगे, रिपीट होंगे। कैसे? 66 के बाद 67 भी तो आएगा बच्चे, 68 भी तो आएगा, 69 भी तो आएगा, हाँ कि ना? और यहां ऊपर आइए तो 66 से पहले बच्चों, 66 से पहले 65, 64, 63, 62, 61 और 60 आएगा, हाँ कि ना? तो यहां लगातार 6 की सीरीज है, हालांकि 66 में 2 बार है, तो टोटल तो बच्चों आपने 10 बार काउंट किया। आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 6 कौन सा आ रहा आपका? फिर से ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। क्या आप इस बात को समझ पाए कि 1 से लेकर 100 तक की संख्या में जो 6 आएगा वो बेटा 20 टाइम्स आएगा, वो 20 टाइम्स आएगा। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में जो 6 आएगा वो 20 बार आएगा। क्या आप इस बात को समझ पाए हैं? मैं आपसे अपनी बात को फिर दोहरा रहा हूं। पूछा गया था कि 400 से फ्रॉम 400 टू 900 हाउ मेनी टाइम द डिजिट 6 विल अपीयर। तो आप इस बात को समझ पाए जो आपको मैंने समझाया कि सबसे पहले आप चेक कीजिए ऑब्जर्वेशन को कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक, ये 1 से 1 की गिनती से लेकर 100 तक की गिनती में बच्चों जो 6 है ये 20 बार आएगा, ये 20 बार आएगा। और कैसे आएगा ये आपको मैंने समझा दिया। 0 में आएगा, 6 में आएगा, 16 में आएगा, 26 में आएगा, 36 में आएगा, फिर मेरे बेटा 46 में, 50 और 66 की लाइन में देखिए जरा ध्यान से, और आगे 76, 80, 96। तो लगभग कितनी बार आया बच्चों? 20 बार आया। क्या आप इस बात को समझे हैं बच्चे? अब हमें तो निकालना ये है, हमें तो निकालना है कि 400 टू 900, 400 टू 900। तो बेटा अगर इसी पैटर्न के साथ चले तो ध्यान दीजिए, अगर इसी पैटर्न के साथ चलें तो बेटा 400 से 500, देखिए 100 की लाइन चली ना, 1 से 100 तक 6 बार 100, तो 400 से 500, यहां भी 20 बार हुआ बच्चे। 500 से 600, ये भी 20 बार हुआ। 600 से 700 बच्चों, ये भी 20 बार हुआ। 700 से 800, ये भी 20 बार हुआ। और 800 से 800 टू 900, ये भी 20 बार हुआ। हाँ कि ना? आप पैटर्न देखिए, मैंने शुरुआत में आपको कहा 1 से लेकर 100 तक चेक कीजिए। 1 से लेकर 100 तक ये जो 6 अंक है, ये जो डिजिट 6, ये लगभग 20 बार आएगा। तो उसी पैटर्न को देखते हुए 400 टू 500 20 टाइम्स, 500 टू 600 20 टाइम्स, 600 टू 700 20 टाइम्स, 700 टू 800 20 टाइम, और 800 टू 900 20 टाइम। तो मेरे बेटा कितनी बार हुआ? 20 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, यानी इस 20 में ये 20 ऐड किया, ये भी 5 बार ऐड किया, तो हमारे पास कितनी बार आया बच्चों? 100 बार। क्या आप इस बात को समझे हैं? यानी 400 से 520 बार, 500 से 620 बार, 600 से 720 बार, सिमिलरली 700 से 800, 800 से 20 बार, ये लगभग 100 बार। लेकिन
100 बार तो हमारे ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। लेकिन आपने एक चीज को ऑब्जर्व अभी भी नहीं किया, ये जो मेरे बेटा 600 वाली लाइन है, ये जो 600 वाली लाइन है ना, फ्रॉम 600, ये 600 से 699, 600 से 699, तो डिजिट बदले होंगे। यानी 6 की डबल लाइन भी आएगी, 601, 602, फिर आगे 656, 666 3 बार आया होगा, 666 आया होगा। तो 600 से लेकर 699 तक बच्चों जो 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 6 आया होगा वो आया है 120 बार, 120 टाइम्स, 120 बार, 120 बार। देखिए एग्जाम का क्वेश्चन है, कंपटीशन का क्वेश्चन है, पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारा लिख पाए, कुछ एक ऑब्जर्वेशन को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। दूसरा, एडवांस मैथ के अंदर आपको कोई भी ट्रिक नहीं मिलेगा, बड़ा रेयर होगा, लॉजिक मिलेंगे, लेकिन इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना ही होगा, इन क्वेश्चन को आपको ऑब्जर्वेशन पे रखना पड़ेगा। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहां तक तो आपको पता लग गया कि 100 बार आ रहा बच्चे इस सीरीज के अंदर, लेकिन 600 से 669 ये 120 बार आएगा बच्चे, 120 बार आएगा, 120 बार आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें कि 600 से 699 यानी 700 तक की सीरीज में तो 120 बार आ गया, 100 बार पहले हो गया बच्चे, तो ये मिला के कितनी बार हो गया, 100 बार पहले और 120 बार बाद में। तो मेरे बेटा मिला के हो गया ये 220 बार, 220 बार। क्या आप इस बात को समझे हैं? लेकिन आप कहेंगे सर जी 220 तो कहीं ऑप्शन में नहीं, वो इसलिए नहीं है बच्चे कि जब मैंने 600 से 700 की लाइन लिखी थी तो मैंने कहा था यहां 20 बार आ गया, तो वो रिपीट हुआ, वो रेपिटेशन पर चला गया, उसको पहले गिन लिया गया है, तो उस 20 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो मेरे बेटा आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 200 टाइम्स। क्या बच्चों आप इस बात को समझ पाए हैं? आप मेरी इस बात को, मुझे उम्मीद है कि समझे होंगे। हमने काउंटिंग जो शुरू की, स्टार्टिंग की 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की शुरुआत में 6 कितनी बार आएगा, ये जो 6 वाला अंक है ये 20 बार आएगा। फिर उसी पैटर्न को देखते हुए 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800 और 800 टू 900, यानी यहां 20 बार, 20 बार, लगभग 100 बार। लेकिन ये जो 600 से 699 फ्रॉम 600 टू 699, यहां 20 कितनी बार आएगा बच्चे, यहां 20 आएगा 120 बार, 120 बार। आप इस पैटर्न को धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 120 बार यहां, 100 बार यहां, कुल मिला के टोटल मिला के 220 बार। लेकिन बच्चे जब हमने 600 से 700 की लाइन लिखी थी, जब 600 टू 700 लिखा गया था, तो 20 जो लिखा था 20 वो रेपिटेशन पे चला गया, यानी उसको गिन लिया गया पहले। तो टोटल में से 20 को माइनस कीजिए, तो 400 से 900, 400 से 900 तक के इंटीजर लिखने में जो 6 वाला अंक है वो 200 बार आएगा मेरे बेटा, और आपका ऑप्शन था दैट इज डी। क्या बच्चों आप इस बात को समझ पाएंगे? मुझे उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस की, इस क्वेश्चन जो आपको करवाया गया है इसकी आप घर में प्रैक्टिस करेंगे, इन ऑब्जर्वेशन को देखेंगे, करते करते आपको और भी ऑब्जर्वेशन समझ में आएंगी। और दूसरी बात, अभी जब मैं एडवांस मैथ शुरू करूंगा तो अकेला 6 नहीं, 4 कितनी बार आता है, 3 कितनी बार आता है, नंबर ऑफ जीरोस कितनी आती हैं, 2 कितनी बार, ये सारे पैटर्न आपको सिखाऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को 2 से 3 सेकंड में कर पाएंगे। तो बच्चों इसी सीरीज में अब एक दूसरा क्वेश्चन, तो देखिए जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे बातों को समझिए। पहले बच्चों स्टेटमेंट आपको दिया गया था, स्टेटमेंट लिखने में थोड़ा वक्त लग रहा है, स्टेटमेंट दिया गया था, इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एक प्रतियोगिता हुई बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाज अटेंडेड बाय द मेल एंड फीमेल, वे पुरुष और महिलाओं ने एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। आउट ऑफ द कैंडिडेट हु अप्लाइड 60% आर फीमेल, जितने लोगों ने उस प्रतियोगिता में भाग लिया उसमें 60% जो है बच्चे वो महिलाएं हैं, 60% जो है वो महिलाएं हैं। अब आगे आपसे पूछ रहा है
18% ऑफ द कैंडिडेट आर पास द एग्जामिनेशन। वे 18% लोगों ने उस प्रतियोगिता को, उस एग्जाम को पास किया। साथ में आपको वो बता रहा है कि 22.2% ऑफ द कैंडिडेट, यानी 22.22% ऑफ द कैंडिडेट हु क्लियर्ड, यानी 22.22% जिन विद्यार्थियों ने, जिन प्रतियोगियों ने एग्जाम को क्लियर किया, आर मेल, वो पुरुष हैं। तो आपसे जानना चाह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ द फीमेल कैंडिडेट्स हैज नॉट पास द एग्जामिनेशन, यानी कितने प्रतिशत ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने उस एग्जाम को, उस प्रतियोगिता को पास नहीं किया, उसमें उत्तीर्ण नहीं हुई। और कुछ एक आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 76 आई थिंक 67%, 33.33%, 40%, और साथ में दिया है कि कैन नॉट फाइंड, यानी कैन नॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं कर सकते। तो ध्यान दीजिए बच्चों, इस क्वेश्चन को पेपर में कैसे करना था। उसने कहा कि कंपटीशन, एक प्रतियोगिता में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेल और फीमेल ने हिस्सा लिया। यहां दिया नहीं गया कितने मेल थे कितने फीमेल थे, तो मान के चले कि जो फीमेल और मेल का टोटल था वो था 100, यानी 100 लोगों ने उस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। भाई कुछ ना कुछ तो मानना था, तो 100 मान लिया। 100 क्यों माना? क्योंकि परसेंटेज की बात है। इतने लोगों ने कंपटीशन में भाग लिया। जितने लोगों ने लिया, he said कि out of the candidate who applied for the competitive exam, 60% are female, यानी जितनों ने लिया, हम मान के चले कि 100 लोगों ने उस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, तो उसमें मेरे बेटा 60% जो है वो फीमेल हैं, यानी 100 में से 60 महिलाएं हैं। परसेंटेज का मतलब आपको बताया था, या आपको परसेंटेज का मतलब मालूम होना है, प्रति 100 में से, यानी 100 में से 60% का मतलब 100 में से 60 जो है वो फीमेल हैं, महिलाएं हैं। मेरे बच्चों, अगर 100 में से 60 महिलाएं हैं, अगर 100 में से 60 महिलाएं हैं, तो बेटा बाकी क्या हुए? पुरुष, यानी मेल कितने हुए? 40। भाई अगर 100 में से 60% यानी 60 महिलाएं हैं, तो बच्चों 40 क्या हुए? पुरुष। क्या आप इस बात को समझेंगे? अगली लाइन में आपसे बोल रहा है 18% ऑफ द कैंडिडेट आर पास द एग्जामिनेशन, यानी जितने लोगों ने हिस्सा लिया उसमें से 18% लोग एग्जाम को क्लियर कर गए, पास हो गए। यानी 100 में से 18% का मतलब 100 में से 18 ये एग्जाम को पास कर गए। यानी कितने पास कर गए? 18 लोगों ने एग्जाम को पास किया। 18 लोगों ने एग्जाम को, 18% का मतलब 100 में से 18 लोगों ने एग्जाम को पास, परसेंटेज हमेशा 100 पर होती है। 100 में से 18 लोगों ने एग्जाम को पास किया, पास द एग्जामिनेशन। 22.2% ऑफ द कैंडिडेट हु क्लियर्ड द एग्जाम आर मेल, जितने लोगों ने इस परीक्षा को पास किया, जितने लोगों ने पास किया, उसमें से 22.22% जो है वो पुरुष हैं। 22 जितने लोगों ने, कितने लोगों ने पास किया मेरे बेटा? 18 ने पास किया। और बोल रहा है 22.2%। मेरे बच्चे, अगर आपको परसेंटेज में प्रॉब्लम है, अभी मैं 20 को नहीं बता पाऊंगा, थोड़ा सा बता दूंगा आपको, बाकी आप मेरा प्रतिशत का वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया कि फ्रैक्शन कैसे बनता है। याद रखना 1/9 इज ऑलवेज इक्वल टू 11:1/9%। 1/9 11 से 1/9 होता है बच्चे, 1/9 11 से 1/9 होता है। तो बेटा उसने पूछा 2 गुना इसका 2 टाइम्स, तो इसका 2 टाइम्स होगा 22:2/9%, यानी 22.22%। 2 गुना इसका 2 गुना, तो 1/9 का भी 2 गुना हो गया, तो बच्चे वो बन जाएगा 2/9। देखिए 22.22% की बात चल रही है। इसका जो फ्रैक्शन होता है बेटा वो होता है 2/9। 1/9 इज ऑलवेज इक्वल टू 11:1/9%। तो उसका 2 टाइम्स करोगे तो 22:2/9 का परसेंट का मतलब ये है कि 22.22%, यानी उसका जो फ्रैक्शन बन के आएगा वो आएगा 2/9। तो एग्जाम में आपसे पूछ रहा है कि जितने पास हुए उसमें से 22.2% यानी 2/9 जो है वो पुरुष हैं। 2/9 जो है वो पुरुष हैं। तो बेटा काटे, 9 2 18, यानी जितने पास हुए उसमें से 4 जो हैं वो पुरुष हैं, मेल हैं।
तो बच्चे 18 में से अगर 4 पुरुषों ने उस एग्जाम को पास किया, जितने पास हुए उसमें से अगर 4 पुरुष हैं तो बाकी क्या हुई बच्चे, महिलाएं, यानी फीमेल कितनी हुई, तो आप कहेंगे जी 18 में से 4 को माइनस कर दीजिए, तो 14 क्या हुई, फीमेल हुई, 14 क्या हुई, महिलाएं हुई, महिलाएं हुई। क्या आप इस बात को समझ पाए हैं? मैं अपनी बात को फिर दोहरा रहा हूं। बोलता है जितने पास हुए उसका 22.22%, 22.22% का फ्रैक्शन होता है 2/9, यानी 18 का 2/9 जो पास हुए हैं, यानी 4 जो पास हुए हैं वो पुरुष हैं। तो बच्चे 18 में से अगर 4 पुरुष पास हुए हैं तो महिलाएं कितनी पास हुई, तो 18 - 4, 14 महिलाएं पास हुई, 14 महिलाओं ने उस एग्जाम को पास किया। लेकिन हमारे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया, हमसे तो पूछ रहा है कि कितने परसेंट महिलाएं फेल हुई, कितने परसेंट महिलाएं फेल हुई। तो कुल महिलाएं कितनी है बच्चों, 60 यूनिट है, और 60 में से 14 तो पास हुए हैं, तो 14 पास वाले बच्चों निकाल दो, बच्चे फेल कितनी हुई, 46। इतनी महिलाएं फेल हो गई। उसने पूछा कितने परसेंट फेल हुई, किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, कुल महिलाओं की, और महिलाएं फेल कितनी हुई, 46। तो बच्चे 46 बाय कुल महिलाएं 60, और तो बेटा 0 से 0 कैंसिल, 2 5 2 3 मल्टीप्लाई कीजिए, 6 5 80 यानी 6 5 30 यानी 6 5 30, 3 और 230 डिवाइडेड बाय 3। जब आप उसको डिवाइड करेंगे योर आंसर विल बी 76.67%। क्या बच्चों आप इतनी सी बात को समझ पाए? देखिए यहां बेस ज्यादा नहीं बताया जा सकता, क्योंकि हमें खाली इस पेपर को, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो उसमें अभी मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए धीरे धीरे लिख रहा हूं, अदरवाइज इन क्वेश्चन को 5 से 7 सेकंड में किया जा सकता है। क्या बच्चों आप इतनी सी बात समझ पाए हैं? मैं अपनी बात को फिर से आपको बता देता हूं। 100 कुल प्रतियोगी, 60 महिलाएं तो 40 पुरुष हुए बच्चे। उसने बोला 18% लोगों ने एग्जाम को पास किया, यानी 100 में से 18 पास हुए, और जितने पास हुए उसका 22.22%, यानी 2/9 पास हुए वो पुरुष हैं। तो 18 का 2/9, 18 का मतलब मल्टीप्लाई, 18 का 2/9, 9 2 18, यानी 9 2 18, तो 4 पुरुष हैं। तो 18 टोटल पास हुए, उसमें से 4 पुरुष हैं बेटे, तो महिलाएं कितनी, 18 - 4, 14 महिलाएं पास हुई। लेकिन हमसे पूछा गया था महिलाएं नहीं, क्या महिलाएं फेल कितनी हुई, कितने परसेंट, तो कुल महिलाएं थी 60 बच्चे, इसमें से अगर 14 ने पास किया तो बेटा फेल कितनी, 46। और कितने परसेंट हुई, तो कुल महिलाएं थी 60, जिसके रेस्पेक्ट में बात की हमेशा डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, 46 यानी 44/60, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना किया, तो हमारा जो आंसर बन के आया बच्चे वो आया 76.67%। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इन बातों को समझ पा रहे हैं। आइए इसी सीरीज का तीसरा प्रश्न यानी तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि आप बेसिक में सीखेंगे जब आप मेरे कुछ और वीडियोस को देखेंगे, जहां एडवांस मैथ्स के वीडियोस होंगे, जहां आपको डिविजिबिलिटी रूल, फ्रैक्शन कैसे बनता है और पैटर्न को कैसे पहचानना है, ये सब मैं उन वीडियोस में आपको सिखाऊंगा। तो बच्चों इसी सीरीज का तीसरा क्वेश्चन जो हमारे पास था वो था, देखिए बड़े ध्यान से और प्रेम पूर्वक मेरी बात को सुनने की कोशिश कीजिए, इसको समझिए। क्वेश्चन में आपसे वो क्या कर रहा है मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। He said, रमेश buys 20 kg of wheat every month for the hand। रमेश नाम का कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, आप कुछ भी मान लें, ABCD, रमेश, श्याम, राम। ये जो रमेश नाम का लड़का है ये अपने परिवार के लिए प्रति मंथ, एवरी मंथ 20 किलो बच्चों गेहूं खरीदता है। हर महीने प्रति मंथ 20 kg गेहूं खरीदता है। The cost of the wheat is increased from 14 rupees kg to 16 rupees kg। बोलते हैं जो गेहूं का जो मूल्य है, जो प्राइस है, ये 14 रुपए प्रति केजी से 16 रुपए प्रति केजी हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। पहले 14 रुपए पर केजी था, अब 16 रुपए पर केजी हो गया। इफ रमेश डज नॉट वांट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर, इस लाइन पे ध्यान दीजिए, डज नॉट वांट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर, बच्चों वो खर्चे को बढ़ाना नहीं चाहता, यानी खर्चे को स्थिर रखना चाहता है, खर्चा उतना ही रखना चाहता है। देन व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट शुड ही बाय आफ्टर द प्राइस इंक्रीज। तो बोलता उस कीमत बढ़ने के बाद
उसको उसकी क्वांटिटी यानी उसका उपभोग, उसको कितना उपभोग करना चाहिए था, या उसे मूल्य बढ़ने के बाद कितना उपभोग बढ़ना चाहिए था कि खर्चे को स्थिर रख सके, खर्चा फिक्स हो जाए। तो अब मेरी इस क्वेश्चन को इस बात से आप समझने की कोशिश कीजिए। मान के चलिए कि आप बाजार से पहले 5 रुपए प्रति केजी, 5 रुपए प्रति केजी के हिसाब से कोई भी आइटम रख लीजिए, मान लीजिए आप 5 रुपए प्रति केजी के हिसाब से आलू खरीद रहे हैं, पोटैटोस खरीद रहे हैं। पोटैटोस का जो मूल्य है वो 5 रुपए प्रति केजी है। मार्केट में उछाल आता है, मार्केट में यानी प्राइस का इंक्रीज होता है, यानी 5 रुपए प्रति केजी से अब जो नया प्राइस हो गया मेरे बेटा वो हो गया 7 रुपए प्रति केजी। रेट बढ़ गया, यानी पहले आप 5 रुपए पर केजी से आलू खरीद रहे थे, अब रेट बढ़ने के कारण आप 7 रुपए प्रति केजी यानी 1 केजी का रेट जो 7 रुपए हो चुका है। मैं प्राइस मान लेता हूं, खर्चा मान लेता हूं यार 35 रुपए हो रहा है, 35 रुपए हो रहा है। आप कहेंगे जी 35 आपने कहां से निकाला? बच्चों मैंने 5 और 7 का एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम का टॉपिक आएगा तब आपको अलग से सिखाऊंगा कि इसको एलसीएम को कैसे निकालते हैं। फिलहाल 5 और 7 का बचपन से करते आ रहे हैं। 5 और 7 का मैंने एलसीएम 5 और 7 का एलसीएम लिया और मैंने मान के चला कि मेरा खर्चा जो है 35 रुपए है, मेरा खर्चा जो है वो 35 रुपए है। ये मेरा प्राइस था बेटा, ध्यान देना, ये मेरा प्राइस था यानी मूल्य था। यानी पहले जो पोटैटो थे मैं 5 रुपए प्रति केजी के हिसाब से खरीदता था, अब मूल्य बढ़ने के कारण यही आलू जो है वो 7 रुपए प्रति केजी के हिसाब से खरीद रहा हूं। मान के चलेगी जो खर्चा हो रहा है वो है 35 रुपए। मुझे खर्चा स्थिर रखना है, खर्चा उतना ही रखना है। तो बेटा अगर मैं पहले 5 रुपए प्रति केजी के हिसाब से आलू खरीद रहा था और मेरा खर्चा 35 रुपए था, तो बच्चे मेरा तब उपभोग कितना था? तो आप कहेंगे तब आपका उपभोग था 7 केजी। भाई 1 केजी का रेट अगर 5 रुपए है तो 7 केजी का रेट 35 रुपए। अब प्राइस जो वो बढ़ गया है, अब आलू का प्राइस 7 रुपए प्रति केजी है। तो बच्चे अब मैं उपभोग कितना करूंगा? तो आप कहेंगे अब आप करेंगे 5 केजी का उपभोग। क्या मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं? तो आपने एक ऑब्जर्वेशन को नोट किया क्या, कि अगर मूल्य, अगर प्राइस, पहले प्राइस 5:7 में था, पहले मूल्य 5:7 में था, पहले प्राइस 5:7 में था, तो उपभोग देखिए, ध्यान दीजिए, उपभोग यानी कंजप्शन, कंजप्शन यानी उसका जो उपभोग है, उसका जो यूज है, अब वो 7:5 हो चुका है। पहले अगर प्राइस में 5:7 का अनुपात था तो उसके उपभोग में, कंजप्शन में 7:5 का अनुपात हो चुका है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? तो यहां से आपको एक नई ऑब्जर्वेशन ध्यान में रखनी है, वो ये कि जो प्राइस का अनुपात होगा, जो बच्चों मूल्य का अनुपात, यानी मान के चलिए अगर मूल्य का अनुपात A:B है, तो उसकी कंजप्शन का, उपभोग का जो अनुपात होगा मेरे बेटा, वो हमेशा उसका रेसिप्रोकल होगा, उसका उल्टा होगा, यानी B:A होगा। जैसे यहां पर था, पहले प्राइस का अनुपात था 5:7। भी 5 और 7 आपस में अनुपात ही है ना, 5 और 7 कटते थोड़ा ना, लीस्ट वैल्यू है। यानी पहले अगर प्राइस था 5:7 तो जो उसका उपभोग हमेशा उसका उल्टा हुआ, यानी 7:5। तो ये आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, कि जो प्राइस हो, जो प्राइस का अनुपात हो, हमेशा उसके कंजप्शन का, उसके उपभोग का अनुपात उन दोनों का उल्टा, उसका रेसिप्रोकल होता है। यानी यहां अगर A:B था तो यहां उपभोग रहेगा B:A। क्या आप इस बात को बच्चों समझ पाए हैं? अगर आपको ये बात समझ आई है तो आप इस क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में कर लेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। जल्दबाजी नहीं करेंगे बच्चे, धीरे धीरे समझेंगे, ध्यान दीजिए। आप देखिए, पहले ये रमेश का जो प्राइस था, पहले जो उसका गेहूं का प्राइस था वो 14 रुपए प्रति केजी था, और अब बढ़ के कितना हो गया बेटा? 16 रुपए। तो ध्यान दीजिए, अगर प्राइस का रेशो अभी आपको सिखाया, यदि प्राइस का रेशो 14 से कितना पहुंच गया बच्चों? 16,
आप इसको काट भी सकते हैं क्योंकि रेशो बनाना 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16, यानी अगर पहले उसके प्राइस का रेशो कितना है 7:8। क्यों? क्योंकि 14-16 को मैंने कट किया। रेशियो जो होती है वो सिंप्लीफाइड, सबसे साधारण वाली वैल्यू, उसके बाद ये कट नहीं सकती है। तो 14-16 को मैंने काट के किया 7-8, यानी प्राइस अगर पहले 7 रुपए केजी था, अब ये 7 रुपए प्रति यूनिट, अब 8 रुपए, अब केजी नहीं है, यूनिट क्योंकि कट गया। 7 रुपए पर यूनिट, तो ये 8 रुपए पर। तो आप कंजप्शन देखिए जरा ध्यान से। आप कहेंगे जी आपने सिखाया था जो प्राइस का रेशो हो वो कंजप्शन का रेसिप्रोकल होता है। तो बच्चे कंजप्शन कितनी करने वाला है ये 8:7। हाँ कि नहीं? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर उसका प्राइस 7 रुपए प्रति केजी से 8 रुपए प्रति केजी पहुंच गया, उसको खर्चा स्थिर रखना है। does not want to increase the expenditure. रमेश does not want to increase the, खर्चा स्थिर रखना है, खर्चा नहीं बढ़ाना है। तो बच्चे अब खर्चा अगर उतना रखना है तो उसको उपभोग में कमी करनी पड़ेगी, यूजेज में कम करने पड़ेंगे, यानी कम गेहूं का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जहां वो पहले 8 यूनिट गेहूं का प्रयोग कर रहा था, अब उसने अपने उपभोग को कम कर दिया, अब उसका उपभोग हो गया बेटा 7 यूनिट। यूनिट इसलिए बोल रहा हूं कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, यूनिट में मानना पड़ेगा। देन ही सेड रमेश बायस 20 kg ऑफ व्हीट, हर महीने 20 किलो, शुरुआत में 20 किलो का उपभोग कर रहा है। और शुरुआत की कंजप्शन कितनी है बेटा 8, यानी पहले वो 20 केजी का यूज करता है। तो ये 8 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बेटा? आप कहेंगे जी 8 यूनिट शुरुआत का उपभोग था 20 केजी, और हमारे अकॉर्डिंग शुरुआत का उपभोग कितना 8 केजी, यानी 8 यूनिट, 8 इकाई का मान 20 केजी, 8 इकाई का मान 20 केजी। तो बेटा फिर 1 इकाई का मान, तो आप कहेंगे जी 20/8 कर लीजिए, वे 2 15 और 2 4, 15/4, यानी 1 इकाई का मान हुआ मेरे बेटा 15/4। 1 इकाई का मान हुआ 15/4। अगर 8 इकाई का मान 20, तो 1 इकाई का मान हुआ 15/4। 1 इकाई का मान हुआ 15/4, 15/4, यानी 8 सेबों का मूल्य 20, तो 1 सेब का मूल्य, 1 इकाई का मूल्य 20/8 15। तो बच्चे फिर 7 इकाई का, जो बाद में उपभोग की कमी करनी है, तो 7 इकाई का मान 7 × 15/4। तो बच्चे ये हुआ आपका 15, 105/4। 16 kg, कुछ गलती हुई हमसे क्या? 14, प्राइस का रेशियो 7:8 था, तो 8:7 हुआ। तो बच्चे हम इसका यूज कर रहे हैं पहले 20 केजी, तो 8 यूनिट की वैल्यू 20 केजी, तो 1 इकाई का मान 5/2, माफ करता हूं बच्चे, 1 इकाई का मान 5/2, तो 7 इकाई का मान बच्चे 35/2, 35 को काटा मेरे बेटा तो 17.5। योर ऑप्शन इज सी। क्या बच्चों आप इस बात को समझ पाए हैं? 8 इकाई का मान, 8 वस्तुओं का मूल्य 20, 8 इकाई का मान 20। देखिए जो पहला उपभोग था, ये पहले हर महीने 20 किलो राशन लेके आता है, गेहूं लेके आता है। तो हमारे अकॉर्डिंग कितने यूनिट है? 8 उपभोग। कंजप्शन का मतलब क्या सिखाया बच्चे मैंने? उपभोग। देखिए अगर किसी को भी अपना खर्चा अगर स्थिर रखना है, खर्चा नहीं बढ़ाना है, तो उपभोग को, कंजप्शन को कम करना पड़ेगा, यानी कम राशन का यूज करना पड़ेगा। तो हमारे अकॉर्डिंग 8 यूनिट, और यहाँ कितने 20, तो 8 यूनिट बच्चों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 8 इकाई का मान 20 केजी। तो बच्चे 1 इकाई का मान 5/2, एक वस्तु का मूल्य 5, तो 7। उसने कहा था व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट शुड ही बाय आफ्टर द प्राइस, कीमत बढ़ने के बाद उसे कितना उपभोग करना है? तो जब कीमत 8 पहुंच गई तो उपभोग 7 था। तो 8 यूनिट का मान 20, 1 यूनिट का मान 5/2 यानी 5, तो 7 इकाई का मान 7 × 5/2 यानी 35/2। तो मेरे बेटा आपका आंसर बन गया कि अब उसे 17.5 केजी का उपभोग करना चाहिए, एंड योर ऑप्शन इज सी। क्या बच्चों आप इस बात को समझ पाए हैं? देखिए जब मैं टाइम एंड वर्क का टॉपिक कराऊंगा तो वहां आपको ये और भी डिटेल में इन बातों को समझाऊंगा। आइए इसी सीरीज में तीसरा एग्जांपल देखते हैं बच्चे। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है मेरे बेटा, अ ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ
यानी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी ट्रैवलिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हुए चलते हुए कैन क्रॉस अ टनल, एक सुरंग को, सुरंग आप जानते हैं बच्चे, एक सुरंग को कैन क्रॉस अ टनल ऑफ लेंथ, जिसकी लंबाई, उस टनल की लंबाई जो बच्चे वो दे रखी है 250 मीटर, 250 मीटर इन हाउ मेनी सेकेंड्स। आपसे जानना चाह रहा है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी है, मान के चलिए ये रेलगाड़ी है और इसकी लंबाई है 150 मीटर, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसकी गति क्या दे रखी है बच्चों, उसकी जो चाल है वो दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर, यानी पर आवर, प्रति घंटे में 90 किलोमीटर की गति से चलते हुए 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो इसकी लेंथ है बच्चे रेलगाड़ी की। एक टनल को कितने टाइम में, कितने सेकंड्स में क्रॉस करेगी, जबकि उस टनल की जो लंबाई है मेरे बेटा, जबकि उस टनल की जो लंबाई वो दे रखी है 250 मीटर। अगर आपने थोड़ा बहुत स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बेसिक्स पढ़े हैं या आपको मालूम है तो आप अच्छे तरीके जानते हैं कि जब भी कोई ट्रेन किसी स्टेशनरी आइटम, मान लो किसी फिक्स पॉइंट का मतलब मान के चले कि यार इसकी कोई लेंथ ब्रेड्थ नहीं है, और इस पॉइंट को अगर ये ट्रेन क्रॉस करेगी, तो याद रखना ये जो दूरी तय करेगी ये इसकी खुद की लंबाई के बराबर होगी। एनी ट्रेन, ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई फिक्स आइटम है और इसको ये ट्रेन यहां से क्रॉस करेगी मेरे बेटा, तो जब ये ट्रेन इस स्टेशनरी आइटम, इस फिक्स बिंदु को, इस फिक्स आइटम को क्रॉस करेगी, वो जो दूरी तय करेगी बेसिकली उस ट्रेन की खुद की लंबाई होगी, किसको, जब एक स्टेशनरी, एक फिक्स किसी पोल को या किसी टेलीग्राफ जो खंबे होते हैं उनके पास से गुजरेगी, तो अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, क्योंकि जितना उसका डिस्टेंस होगा उतनी ही तो दूरी तय करेगी। ध्यान दीजिए, यहां से अगर उसने इसको क्रॉस किया तो खुद की लंबाई तो तय की, लेकिन यहाँ पे फिक्स नहीं है, यहाँ पे टनल है, तो इस पॉइंट के अलावा और किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ये ट्रेन क्रॉस करेगी तो मेरे बेटा इसके अलावा, जैसे ये टनल है या कोई प्लेटफॉर्म, उसको क्रॉस करेगी तो खुद की लंबाई के बराबर तो दूरी तय करेगी, साथ में वो जो ऑब्जेक्ट होगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट दे रखा आपको क्या, सुरंग, इसकी लंबाई और प्लस इसकी लंबाई, इन दोनों लंबाइयों को वो तय करेगी, इन दोनों लंबाइयों के बराबर दूरी तय करेगी, यानी जो दूरी होगी बेसिकली इन दो लंबाइयों का सम होगी। तो मेरे बेटा इसका मतलब है कि वो जो टोटल डिस्टेंस तय करेगी वो बेसिकली इसकी खुद की लंबाई प्लस टनल की लंबाई। ये अपना डिस्टेंस तो तय करेगी जो खुद की लंबाई होगी, लेकिन इसकी जो टनल की लेंथ को भी तो साथ में जोड़ेगी, वो भी तो तय कर रही है, यानी कुल दूरी तय करेगी 150 मीटर प्लस 250 मीटर। तो बच्चा आप ऐड करना आता आपको, यानी लगभग 300 मीटर की दूरी तय करेगी, लगभग 300 मीटर की दूरी तय करेगी। माफी चाहिए, 400 मीटर की दूरी तय करेगी मेरे बेटा, माफी चाहता हूं। 250 मीटर बच्चे टनल की लंबाई और 150 मीटर अपनी कुल मिला के जो दूरी तय करेगी, अपनी ही लंबाई के बराबर तो करेगी, साथ में टनल की लंबाई के बराबर भी। तो 150 बच्चा ने 150 अगर ऐड किया आपने तो आपकी जो कुल दूरी है वो है 400 मीटर। अब हमसे पूछा गया कितने समय में करेगी, हमें को समय निकालना। तो आप जानते हैं बच्चे, आप अच्छे तरीके जानते हैं, डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो बेटा अगर टाइम निकालना होगा तो दूरी को स्पीड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो दूरी तो हमारे पास बच्चों दे रखी है कितनी, ये तो हमने 400 निकाली। अब बात आती है जी स्पीड मेरे बेटा यहाँ जो डिस्टेंस है वो मीटर्स में है, जबकि आपको स्पीड दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। तो इसे बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। तो उसको बदलने का तरीका बच्चों ये है कि 90 को 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों 5/18 से करना पड़ेगा बच्चे, ये टॉपिक में आपको जब मैं स्पीड टाइम में डिस्कस करूंगा तो उसमें आपको सारा समझाया जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। 18 बेटा इसको, यानी आप इतना ध्यान रख लें कि अगर किलोमीटर पर आवर को
कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो बेटा गुना करना है 5/18 से। और यदि मीटर पर सेकंड को बदलना है किलोमीटर पर आवर में, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे बेटा 18/5 से। तो बच्चे जब इसको 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो 18 5 90, 5 5 25, यानी आपके पास जो स्पीड आई वो आई 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड। तो बच्चे यहां डाल दो। तो बच्चे 5 से 5 कटता है, 580 हुआ मेरे बेटा। 5 ने इसको काटा, योर आंसर इज 16 सेकंड, यानी लगभग 16 सेकंड में ये ट्रेन जो होगी वो उस टनल को पार कर पाएगी। क्या बच्चों आप इस बात को समझ पाए हैं? देखिए लैंग्वेज के क्वेश्चन है, धीरे धीरे, अभी आपने टॉपिक पढ़े नहीं है, ऐसा ऐसा मुझे लगता है आपने टॉपिक्स को नहीं स्टडी किया अब तक, लेकिन जैसे जैसे आप इन टॉपिक्स को स्टडी करेंगे, जो मैं पूरे टॉपिक आपको कराऊंगा, तो आपको सारी की सारी बातें ये समझ आने वाली है। तो माफी चाहता हूं, ये सारी की सारी बातें आपको समझ आने वाली है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस सीरीज के तीसरे क्वेश्चन को प्रेम पूर्वक समझ पाए होंगे। आइए इसी सीरीज का एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। What is the length of the longest pole? बोलता उस लंबे से लंबे खंबे की, लंबे से लंबे पोल की, या लंबी से लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी? What is the length of the longest pole that can be placed in a room of 24 meter long, 16 meter wide and 18 meter high, 18 meter। बोलता है एक रूम है, जब उसकी लेंथ दे रखी है मेरे बेटा, विड्थ दे रखी है और हाइट दे रखी है, तो ये 100% एक क्यूबॉइड है, एक घनाभ है। किस तरह से? यहां देखिए, ये घनाभ का रूम है, यानी क्यूबॉइडिकल रूम है। क्यों? इसकी लेंथ दे रखी है मेरे बेटा 24 मीटर, इसकी विड्थ दे रखी है 16 मीटर, और इसकी हाइट दे रखी है 18 मीटर। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? इस तरह से एक रूम है। बोलता व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोस्ट, उस लंबी से लंबी छड़ को इस रूम में रखना है। लंबी से, आपने रूम देखा होगा, क्यूबॉइड का रूम, लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, इस लंबी से कितनी लंबाई की छड़ को इसमें रखा जा सकता है? आप इसको यूं तो रख नहीं पाएंगे, यूं भी लेंथ आपकी लंबी नहीं होगी, तो लंबाई कैसे आएगी? अगर आप इसको डायगनली रखेंगे, तो डायगनली इस तरह से इसको जोड़ेंगे, डायगनली इस तरह से आप इसको जोड़ेंगे, तभी इसकी लंबाई निकलेगी ज्यादा से ज्यादा। और जब कभी भी किसी के वॉइड का डायगोनल निकालना हो, डायगोनल जिस जहां पे छड़ को रखना है, क्योंकि डायगोनली ही रखा जाएगा और कोई तरीका नहीं है, तो उसकी डायगोनल की लेंथ निकालना, हमेशा याद रखना इसका फॉर्मूला होगा डायगोनल इज ऑलवेज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला। तो बच्चे वो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड डायगोनली निकालना है, तो लेंथ का स्क्वायर मेरे बेटा 24 का वर्ग, 16 का वर्ग और 18 का वर्ग, और बच्चों उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो बच्चे 24 का स्क्वायर होता है 576। मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने स्क्वायरिंग करना सिखा रखी है, और जल्दी जल्दी कैसे करनी है ये भी सिखाया हो। तो बड़ी जल्दी एक ऐसा ही वीडियो मैं नया लेके आऊंगा जिसमें क्यूबिक और स्क्वायरिंग आपको दोबारा से बताई जाएगी। क्यूबिक तो सिखाऊंगा, स्क्वायरिंग दोबारा से बताऊंगा। 16 का स्क्वायर बेटा 256 और 18 का स्क्वायर 324। बच्चे जब सबको ऐड करेंगे 6 + 6 12, 12 16, 1 5 2 7 6 13 और 1 14 और 5 2 10 और 3 13 और 1 14। बेटा सम गलत कर रहे हैं, 6 और 6 12 और 4 16, 1 2 1 3 5 8 और 7 15, 1 5 2 7 3 10 और 1 11, 1156। मुझे बच्चों 1156 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे डायगोनल निकालना है।
और बच्चों 1156 का स्क्वायर रूट होता है 34। तो हमसे यही पूछा गया था कि लेंथ ऑफ द डायगोनल, ये लंबाई जहां पे लॉन्गेस्ट रॉड को, लॉन्गेस्ट लंबी से लंबी छड़ को रखा जा सके। तो मेरे बेटा किसी भी रूम में, क्यूबॉइडिकल रूम में, घनाभकार रूम में उसे डायगोनली ही रखा जा सकता है और कोई तरीका नहीं। तो ये लेंथ पूछी थी डायगोनली। डायगोनली विकर्ण, विकर्ण जो होता है डायगोनल, तो बच्चे वो लेंथ आई 34 मीटर। योर ऑप्शन इज सी। क्या बच्चों आप इतनी सी बात को समझ पाए हैं? इस सीरीज में सारे ही क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व कराऊंगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज को लेकर मैं बड़ी जल्दी आपके सामने पेश हो रहा हूं। तब तक के लिए बच्चों राम राम, शुक्रिया, थैंक यू।